So, hello guys. Now we're going to take the next part of this topic that from the molecular basis of inheritance. This is our fifth lecture, and in previous lecture we have already taken genetic code and transcription along with processing. Now today we're going to talk about mutation and the genetic code. So let's start with it. Now, whenever we are talking about mutation, so question comes to what do you mean by mutation? So mutation is nothing but, listen carefully, mutation is what? It's a sudden change. It's what? It's a sudden change in the genetic makeup. In the genetic makeup, or let's say the DNA sequence. In general, we are talking about the DNA sequence that is going to result in change in the change in the phenotype. डेफिनेटली फिनोटाइप चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? म्यूटेशन. Some particularly scientists have also said that the mutation is considered to be the raw material for evolution. It is considered to be the raw material for evolution. अब क्वेश्चन आता है कि हम उसको रॉ मटेरियल क्यों बोल रहे हैं. क्वेश्चन कम्स कि हम उसको एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल क्यों बोल रहे हैं. तो देखो ध्यान देना, जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन क्या बता रहा है कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, नए नए वेरिएशंस ला रहा है, बेटर वेरिएशंस ला रहा है, वो इंप्रूव हो रहा है विद टाइम. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इंप्रूव हो रहा है तो वो पर्टिकुलरली क्या इवॉल्व हो रहा है ना, क्या हो रहा है? इवॉल्व. सो एवोल्यूशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है. सो क्वेश्चन कम्स की क्यों? बिकॉज द रीजन इज म्यूटेशन प्रोवाइड्स नथिंग बट वेरिएशन, एंड वेरिएशन आर वेरी मस्ट फॉर एवोल्यूशन. सो वेरिएशन बना के देना म्यूटेशन का काम है. देखो, अच्छा वेरिएशन है कि बुरा वेरिएशन हम नहीं बता रहे. म्यूटेशन को बस इतना पता है कि क्या करना है, कोई वेरिएशन बना के देना. दैट्स फेवरेबल वेरिएशन और अनफेवरेबल वेरिएशन. इन सम केसेस दोस वेरिएशंस आर आल्सो न्यूट्रल. न्यूट्रल वेरिएशंस को कुछ, न्यूट्रल म्यूटेशंस को कुछ नहीं यूज नहीं है, बट डेफिनेटली अगर वो वेरिएशन हार्मफुल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. और जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म बेटर कैरेक्टर्स एग्जिबिट करने लग गया, बेटर वेरिएशंस एग्जिबिट करने लग गया, वो क्या होगा? इवॉल्व होगा और उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी. और ऐसे करते करते क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म बेटर कैरेक्टर्स लेते जाएगा एंड ही इज गेटिंग इवॉल्व. सो यार डेफिनेटली व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, और डेफिनेटली वी आर सेइंग नथिंग बट द डीएनए सीक्वेंस which is going to be responsible for change in the phenotype. That phenotype change will be good or bad, that totally depends on what conditions that organism is living in. कुछ होता है ना ऐसे म्यूटेशंस. एक समझ जाओ, एक रैंडम म्यूटेशन हुआ, वो इस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, पर वही म्यूटेशन किसी और एनवायरनमेंट में रहने लग गया, वो ऑर्गेनिज्म विद दैट म्यूटेशन माइट गेट एलिमिनेटेड. सो टोटली डिपेंड करता है कि वो एनवायरनमेंट किस टाइप का स्ट्रगल उस पर दे रहा है. ये हम थोड़ा एवोल्यूशन में बात करेंगे डेफिनेटली, बट या ये वेरिएशन एग्जिबिट कराएगा, म्यूटेशन वेरिएशंस लाएगा, और वेरिएशन अगर अच्छे होंगे तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहा है. सो इज डेफिनेटली म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. समझ में आ रहा है? म्यूटेशन इज व्हाट? द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. एम आई क्लियर? Okay, so now whenever we are talking about mutation कौन कॉज कर रहा है? म्यूटेशन कौन कॉज करता है? So जो पर्टिकुलरली म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं म्यूटाजेंस. क्या बोलेंगे हम? म्यूटाजेंस. म्यूटा फॉर म्यूटेशन एंड जेंस फॉर जनरेटिंग और लेट्स से एजेंट्स. सो म्यूटाजेंस जो होंगे वो क्या कर रहे हैं? म्यूटेशन लाएंगे. सो पर्टिकुलरली दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के. अब पहला होता है कुछ केमिकल एजेंट्स. कुछ केमिकल्स होंगे जो पर्टिकुलरली म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलरली फिजिकल एजेंट्स होता है. क्या बोला मैंने? फिजिकल एजेंट्स होता है, वो क्या कॉज कर सकता है? म्यूटेशन कॉज कर सकता है. अब केमिकल एजेंट्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि कुछ नाइट्रोजन एनालॉग्स होता है. क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन बेस एनालॉग्स, यानी कि वो नाइट्रोजन बेस के जैसे होता है, वो जाके वहां पे हमारे पर्टिकुलरली नाइट्रोजन बेस के जो यूजुअल AGCT, इनके जगह वो नाइट्रोजन एनालॉग्स जाके लग जाएंगे और क्या प्रोड्यूस कराएंगे? वेरिएशन. सो इसमें हमें पर्टिकुलरली दो है जो याद रखने पड़ता है. दैट इज 5-ब्रोमो यूरासिल और पर्टिकुलरली 5-आइडो यूरासिल. अब ये जो दोनों है ना, 5-ब्रोमो और 5-आइडो यूरासिल, दे आर मोर लाइक थाइमिन ओनली. बस थाइमिन में क्या होता है? 5-मिथाइल यूरासिल होता है. तो थाइमिन यानी कि क्या है? 5-मिथाइल यूरासिल. वो मिथाइल की जगह अल्टरनेट क्या हो गया? ब्रोमो या फिर आइडो हो गया, और वो क्या बन गया? नाइट्रोजन बेस एनालॉग्स. और ये क्या करेंगे? यस डेफिनेटली दीज आर पर्टिकुलरली म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट
जो क्या करेंगे, म्यूटेशन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे, म्यूटेशन कॉज करेंगे। सेकेंड पर्टिकुलरली हो सकता है दूसरा ग्रुप, दैट इज पर्टिकुलरली अल्काइलेटिंग एजेंट्स। क्या बोल दिया मैंने, अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी पर्टिकुलरली क्या कॉज कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। दीज आर द केमिकल्स व्हिच हैज द एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशन, व्हिच हैज द एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशन। ओके फाइन। अब कुछ फिजिकल एजेंट्स होंगे, क्या बोला मैंने, कुछ फिजिकल एजेंट्स होंगे। कुछ होते हैं पर्टिकुलरली आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है, और कुछ होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। कुछ होंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग में कौन आता है, आयोनाइजिंग में हमारे चार बहुत स्टैंडर्ड रेज सुने हमने, रेडिएशन सुने, दैट इज एक्स-रे, देन पर्टिकुलरली अल्फा रेज, देन पर्टिकुलरली बीटा रे, देन गामा रेज। ये तीन चार रेज होंगी, ये क्या होता है हमारे पर्टिकुलरली आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक, ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है और ये क्या कर सकते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग में हमें याद रखना, इट इज गोइंग टू बी यूवी रेज। कौन से होता है, यूवी रेज, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब हम समझ गए कि म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या है। अब जब म्यूटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो कौन कौन से प्रकार के म्यूटेशंस होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, सो देखो म्यूटेशन के दो स्टैंडर्ड प्रकार होंगे। कितने, दो। सबसे पहला कौन सा होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी क्रोमोसोमल लेवल ऑफ पर्टिकुलरली म्यूटेशन। क्रोमोसोमल लेवल पे होना है। कौन से लेवल पे होना है, क्रोमोसोमल लेवल पे। और दूसरा होता है जो स्पेसिफिकली जीन लेवल पे होगा। कौन से लेवल पे होना चाहिए, जीन। सो एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है जीन म्यूटेशन। एक क्या हो गया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा क्या हो गया, जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल में हमें फिर से क्या होंगे, दो टाइप्स होने चाहिए। कितने, दो। एक होता है जो हम पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल, और यू कुड ऑल्सो से इट एज स्ट्रक्चरल। क्या बोला मैंने, मॉर्फोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल। एंड द सेकेंड टाइप इज गोइंग टू बी न्यूमेरिकल, जहां पे नंबर्स का कुछ एबनॉर्मलिटी होगा। क्या होगा, नंबर्स का एबनॉर्मलिटी। सो अब जब स्ट्रक्चरल या फिर मॉर्फोलॉजिकल हम बोल रहे हैं, इनको हम क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने इसे, क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन। एम आई क्लियर। अब इसको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा हमें, क्रोमोसोमल एबरेशन की म्यूटेशन कैसे होगा, क्या होगा इसमें। इसमें मेन चीज ये दिमाग में रखने की, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आ रही है। क्या आ रही है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, वेट अ सेकंड गाइस। या सो अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन। तो ध्यान देना, क्रोमोसोमल एबरेशन। अब समझ लो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक बड़ा सा क्रोमोसोम है। अब हम इसमें ना जीन्स अलॉट कर रहे हैं। ये हो गया ए जीन, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। हमने ऐसे कुछ लेबल्स कर लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान देना। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला क्या हो सकता है, दैट इज पर्टिकुलरली डिलीशन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा कि समझो कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली क्रोमोसोम है, कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है, अगर वो डिलीट हो गया वहां से, लेट्स से एफ जीन था यहाँ पे, वो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो हमारा नया क्रोमोसोम कैसा बनेगा, नया क्रोमोसोम होगा विदाउट एफ जीन। विदाउट एफ जीन यानी कि ये ई हो गया, देन जी और एच। ये साइड में हमें ए बी सी डी तीन चारों मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो, एक ऐसा क्रोमोसोम बन गया जहां पे अब वो एफ जीन नहीं है, सो ये क्या हो गया, डिलीशन हो गया। क्या हो गया, डिलीशन। दूसरा हम पर्टिकुलरली बोलेंगे एडिशन, और वी कुड आल्सो कॉल इट एज ड्यूप्लीकेशन, आल्सो कॉल्ड इट एज ड्यूप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान देना, कुछ एक स्पेसिफिक जीन है, लेट से एफ जीन ही ले लेते, एफ जीन ही ले लेते, वो एफ जीन अगर ड्यूप्लीकेट हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक क्रोमोसोम बनेगा जिसमें एक एडिशनल जीन होना चाहिए। यहाँ पे ई हो गया, एफ, एक और एफ हो गया, देन जी, आगे एच है, चलो ठीक है फाइन। और यहाँ पे हमारा ए बी सी और डी पहले से प्रेजेंट है, राइट। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि देयर इज पर्टिकुलरली एडिशनल एफ जीन, दैट इज एडिशन
जिसकी वजह से क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में चेंज आया और इसके वजह से इट कुड कॉज चेंज इन द phenotype ऑफ एन इंडिविजुअल, या डेफिनेटली। सो ये एक टाइप हो गया। दूसरा हो सकता है, ध्यान देना, दूसरा होगा हमारा इन्वर्जन। नेक्स्ट क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होना है? इन्वर्जन में हमारा पर्टिकुलरली जो क्रोमोसोम का पीस है वो क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो जाएगा। लाइक लेट्स से ये एफ और जी, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फ्लिप होगी, जगह जगह क्या होगी? फ्लिप। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्रोमोसोम रीडिंग बोलने से ज्यादा अच्छा बेटर क्या बोल सकता हूं मैं, कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जो रीडिंग होगा वो एबनॉर्मल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी सी डी, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ द जीन हैज बीन चेंज्ड एंड इट कुड लीड टू म्यूटेशन। एंड लास्ट वन पर्टिकुलरली इज द ट्रांसलोकेशन। लास्ट वन क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? हमारा किसी और क्रोमोसोम से जब जीन सेगमेंट हमारे इस क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाएगा, लाइकवाइज लेट्स से यहाँ पे हमें इन 4 जीन छोड़ के कुछ नहीं है, किसी और क्रोमोसोम पे आई जीन थी, वो कहाँ पे? यहाँ पे शिफ्ट हो गई, एफ और जी के बीच में शिफ्ट हो गई। देख लेना, किसके बीच में शिफ्ट हो गई? एफ और जी के बीच में। सो ई एफ, अब मैं बोल रहा हूँ आई जीन आ गए, फिर जी और एच। अब इसके वजह से फिर से क्या हो सकता है? म्यूटेशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया क्रोमोसोम के। सो कैरेक्टर में चेंज आ सकता है, पर कैरेक्टर में चेंज आ रहा है तो दैट इज नथिंग बट म्यूटेशन। सो हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में बात कर लिया, डिलीशन, एडिशन और डिप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब फिर से आते हैं हमारे बात पे। सो हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन के 4 टाइप देख लिए। अब न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? न्यूमेरिकल में, जिसमें हमें 2 टाइप्स मिलेंगे। क्या बोले? 2 टाइप्स। न्यूमेरिकल चेंज आएगा, न्यूमेरिकल चेंज यानी कि क्रोमोसोम नंबर में जब चेंज आएगा, वो चेंज 2 प्रकार के हो सकता है। जब पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है तो वो यूप्लॉइडिक, क्या बोला मैंने? यूप्लॉइडिक टाइप ऑफ यूप्लॉइडिक टाइप ऑफ क्रोमोसोमल चेंज आएगा, दैट इज अ न्यूमेरिकल। मतलब पूरा का पूरा सेट का नंबर चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा सेट का नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर सेट नंबर बस एक ही बचा तो वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड वाला हो गया। 2 सेट आ गए उसमें और उसके वजह से उसमें चेंज आ रहा है तो वो डिप्लॉइड वाला हो जाएगा। 3 आ गया तो ट्रिप्लॉइड वाला। तो सेट नंबर जब पूरा का पूरा चेंज होगा और इट इज लीडिंग टू चेंज इन द फिनोटाइप, यस डेफिनेटली इट्स स्टिल अ म्यूटेशन। ठीक है, अब पूरा सेट नहीं, कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर 1 या 2 क्रोमोसोम का नंबर अल्टर हो गया और उसकी वजह से अगर म्यूटेशन कॉज हो रहा है तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? एन्यूप्लॉइडी। इसमें अब 2 प्रकार है, एन्यूप्लॉइडी में 2 प्रकार है, देखिए ध्यान देना। एन्यूप्लॉइडी में 2 प्रकार है। एक होता है जब क्रोमोसोम नंबर कम हो गया और एक होता है क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया। सो लेट्स से हमारा एक ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड है। क्या है? यूजुअली कैसा होता है? डिप्लॉइड। ह्यूमंस की बात करते हैं, डिप्लॉइड। अब जब हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम बढ़ गया या फिर कुछ कुछ 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम हाइपरप्लॉइडी। क्या बोलते हैं मैंने? हाइपरप्लॉइडी। और कुछ 1 या 2 क्रोमोसोम कम हो रहा है तो उसका बोलेंगे हम हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, क्या बोलते हैं मैंने उसको? हाइपोप्लॉइडी। अब हाइपरप्लॉइडी में मतलब क्या हो गया? समझो, अब हम डिप्लॉइड है तो हम बोल रहे हैं कि ये क्रोमोसोम पेयर है। ये क्या है? क्रोमोसोम पेयर है। ठीक है, डिप्लॉइड हम बोलते हैं कि 2 ही क्रोमोसोम है और वो डिप्लॉइड है, होमोलोगस क्रोमोसोम है 2, सो डिप्लॉइड है। अगर इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया, इस ऐसा ही वाला एक क्रोमोसोम अगर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे 2n। देखो यूजुअली 2n होना चाहिए और उसमें साथ में एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो हो गया 2n+1। 2n+1 यानी कि ट्राइसोमी। सो हम किसी और स्लाइड पे लेते हैं, देखो ध्यान देना। सो 2n+1 हमने बोला कि हमारा पेयर था। अब ये डिप्लॉइड है, ये क्या है? डिप्लॉइड का सीन है। अगर इसमें एक भी बढ़ गया क्रोमोसोम, ऐसा ही एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा? 2n+1 सिनेरियो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सिलेबस में देखने जाए तो इट इज एन डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है, डिजीज नहीं बोल सकते यार, डेफिनेटली डिजीज या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज है जो एक इंडिविजुअल को एबनॉर्मल बनाएगा, मेंटली रिटार्डेड बना देता है। कुछ साइन सिम्टम्स उसके बहुत डेफिनाइट होते हैं जो डाउन सिंड्रोम में दिखेंगे, दैट इज अ ट्राइसोमी ऑफ, याद रखना, 21st क्रोमोसोम। सो ह्यूमन में जो 21वां क्रोमोसोम है ना, उसका क्रोमोसोम का 21वां क्रोमोसोम है ना, उसका ट्राइसोमी हो जाएगा। मतलब यूजुअली सब में 2 होंगे, डाउन सिंड्रोम वाले में 21वां कितने आता है? 3 आता है। सो दैट इज गोइंग टू बी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, डन।
अब दो बढ़ गए, क्या हो गया, ये एक और हो गया, ये एक और हो गया, ये एक और हो गया, तो क्या हो गया 2n+2। इसको बोलते हैं हम टेट्रासोमी। क्या बोलते हैं हमने इसको? टेट्रासोमी। ठीक है। अगर ये कम, देखो अभी दूसरा क्या सीन हो सकता है, कम हो रहा हाइपरप्लॉइडी, ये वाले दोनों केसेस हाइपरप्लॉइडी वाले हैं। देखो यूजुअली हमारे दो होनी चाहिए, समझो डिप्लॉइड है, पर किसी इंडिविजुअल में ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, क्रोमोसोम में डिलीट हो गया, एक ही बच्चा, दूसरा क्या एम्प्टी स्पेस, दूसरा क्या एम्प्टी स्पेस। तो फिर अगर डिप्लॉइड में एक क्रोमोसोम कम है तो उसको हम क्या लेबल करेंगे? 2n-1। 2n-1 यानी कि एक ही बच्चा, दैट इज मोनोसोमी, एक ही बच्चा, तो क्या हो गया वो? मोनोसोमी। क्या हो गया वो? मोनोसोमी। अगर दोनों के दोनों चले गए, वो पेयर के दोनों चले गए, तो वो जाएगा 2n-2 और उसको बोलते हैं नलीसोमी। क्या बोलते हैं हमने? नलीसोमी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी अराइज क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे ज्यादा मेन रीजन है मेयोसिस में। कहाँ पे? मेयोसिस में। देखो ध्यान देना, मेयोसिस में क्या हो रहा है? मेयोसिस में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स वो क्या होने वाले? सेपरेट होने वाले। दैट इज स्पेसिफिकली मेयोसिस 2, दैट इज एन एनाफेज 2। क्या होता है, ये क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने वाले, यहाँ से क्या होने, टीयर होंगे, उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और दोनों अलग जाने चाहिए, वो दोनों अलग अलग जाने चाहिए। बट ये दोनों है ना, अगर वो स्प्लिट नहीं हुआ, अगर वो स्प्लिट नहीं हुआ, तो ये दोनों के दोनों किसी एक गैमेट में आ जाएंगे। तो समझ जाओ एक ऐसा गैमेट है जिसमें दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ आ गए, और उसको फर्टिलाइज करने के लिए, लेट्स से स्पर्म है, वो लेके आया तीसरा तीसरा क्रोमोसोम। सो इस इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्राइसोमी। पर ध्यान देना, अगर ये दोनों एक साइड खिसके हैं तो दूसरा वाला गैमेट होगा, उसमें एक भी नहीं है। अगर स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया तो उसमें एक ही बचेगा ना, उसमें एक ही चला जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, ये दोनों एक साइड में अगर उस गैमेट को फर्टिलाइज किया तो ट्राइसोमी देख सकता है, और इस साइड में एक भी नहीं था और स्पर्म ने एक डोनेट कर दिया, तो एक गायब है, एक प्रेजेंट है, तो ये हो गया मोनोसोमी। सो देखो ट्राइसोमी और मोनोसोमी के चांस साथ में ज्यादा रहता है, अगर टेट्रासोमी के तो नलीसोमी के चांस ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है? सो ये हमें समझना है कि ये रीजन क्या है। इट इज द नॉन डिसजंक्शन। अगर ये पूछा कि इसका कॉज क्या है, तो इट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ sister chromatids, non disjunction of sister chromatids in anaphase 2। ये मेन रीजन है इसका, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। एम आई क्लियर? ओके फाइन। सो हमने ये बात कर ली इसके बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में बात कर ली। अब हम आएंगे जो टॉपिक का मेन मुद्दा है, दैट इज जीन म्यूटेशन। हम जीन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। चलो ध्यान। तो हेलो एवरीवन, कल के पार्ट में, दैट इज इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, हमने क्या बात की थी? वी टॉक्ड अबाउट म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? दैट इज चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस और जेनेटिक मेकअप व्हिच विल रिजल्ट इन द चेंज इन द फिनोटाइप, राइट? उसमें हमने बात किया क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल व्हाट डू वी से, न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम, वो भी बात की हमने। न्यूमेरिकल में हमने बात किया कि उसमें यूप्लॉइडिक होगा जब पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल में कोई स्पेसिफिक, यूप्लॉइडिक में क्या बात किया, पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है, और दूसरा एन्यूप्लॉइडिक में हमने क्या बात किया कि कोई स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है। एन्यूप्लॉइडिक में हमने बात किया, फिर उसमें देखो नलीसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये वाले बात किए। आज हम बात करेंगे, दैट इज इन द दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, जीन म्यूटेशन क्या होता है। क्या बात करेंगे? जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, वो पार्ट रह गया था, वो हम आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। सो जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक डीएनए चेंज आ रहा है, कोई स्पेसिफिक डीएनए चेंज आ रहा है, दैट इज इन अ स्पेसिफिक जीन, कोई एक स्पेसिफिक जीन में कोई चेंज आ रहा है, स्पेसिफिक जीन में कोई चेंज आ रहा है, तो दैट विल रिजल्ट इनटू जीन म्यूटेशन। कोई स्पेसिफिक जीन में चेंज आ रहा है, कोई जीन में चेंज आ रहा है, राइट? तो वो क्या होगा? जीन म्यूटेशन। इसमें दो प्रकार है। फर्स्ट होगा, देखो ध्यान देना, फर्स्ट होता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, देखो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस, रैंडम सा जीन सीक्वेंस ले लेते हैं। देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे एक जीन सीक्वेंस ले रहे हैं, GA, G, G, C, A, T, A। ठीक है, फाइन। अब ये हो गई हमारी, अगर हमने इसको ले लिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि हम पढ़ चुका है, और ये हो गया उसकी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन किस चीज का होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि ऊपर की। अब इसके बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए जो 5' होगा। हमें पता है उसके लिए एंजाइम कौन सी है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी।
तो जी के लिए आगे देखो सी, ए के लिए क्या आएगा हमारा यू आएगा क्योंकि आरएनए बना रहे, जी के लिए वापस सी, सी सी, उसके बाद वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, ए के लिए आ जाएगा यू, टी के लिए ए, और वापस ए के लिए क्या आ जाएगा यू। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए बना। अब जैसे हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा है, हमने ये समझा है कि जेनेटिक कोड, कोडॉन जो होता है, कोडॉन जो एमआरएनए पे होता है उसको हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं कैसे, ट्रिपलेट कोडॉन। और ट्रिपलेट पढ़ते हुए उसको रीडिंग जब करेंगे, इट शुड बी रेड इन अ कंटिन्यूअस मैनर, कोई पंक्चुएशन नहीं होनी चाहिए या फिर गैप नहीं होना चाहिए। अब जब हम सी यू सी बोल रहे हैं, देखो ये कोडॉन शायद किसी एक अमाइनो एसिड के लिए ला रहा है, अमाइनो एसिड 1, ये सी जी किसी अमाइनो एसिड को ला रहा है, इसे बोलते हैं अमाइनो एसिड 2, और यू किसी अमाइनो एसिड को ला रहा है, दैट इज अमाइनो एसिड 3। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है, ये पेप्टाइड बन गया, पेप्टाइड चेन बन रही है। अब हम बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, कोई म्यूटेशन कर दिया, क्या कर दिया, म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ पे कर दिया, लेट्स से म्यूटेशन हमने परफॉर्म किया है इन दिस पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ द डीएनए, दैट इज यहाँ पे। देखो यहाँ पे जी, और जी का क्या होता है पेयर सी, जी के लिए पेयर क्या होता है सी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में। अब जब वो क्या करेंगे, पॉइंट म्यूटेशन करते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लिप हो जाएगा, ये पीस क्या हो जाएगा, फ्लिप। अगर फ्लिप हो गया तो देखो नया डीएनए सीक्वेंस बनेगा, देखो नया डीएनए सीक्वेंस बनेगा। तो क्या बन सकता है यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पे था जी ए जी जी, अब ये वाला पार्ट फ्लिप हो गया तो यहाँ पे आ गया सी, और नीचे चला गया जी, और फिर आगे क्या होगा, कंटिन्यू सी ए टी और ए। ठीक है, फाइन, नो इश्यूज। अब इसका क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का सीक्वेंस इससे कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जी के लिए क्या आ जाएगा सी, ए के लिए आ जाएगा यू, वापस सी, यहाँ पे सी, अब जी जी यू ए यू। अब देखो ये हो गया सीक्वेंस हमारे नए एमआरएनए। अब तुम ध्यान से देखोगे तो हम वापस क्या करेंगे, कोडॉन रीड करेंगे ट्रिपलेट में, ये पहला कोडॉन हो गया, ये दूसरा कोडॉन हो गया, ये तीसरा कोडॉन हो गया। अगर तुम वापस ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी था पहले केस में जो नॉर्मल था, म्यूटेशन के बाद यहाँ पे क्या आ गया, कोडॉन में एक जगह चेंज आ गया, तो यहाँ पे एक नया कोडॉन आ गया। पहला कोडॉन सी यू सी किस चीज के लिए स्पेसिफाई कर रहा था, अमाइनो एसिड 1 के लिए, यू ए यू किस चीज के लिए स्पेसिफाई कर रहा था, अमाइनो एसिड 3 के लिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे अमाइनो एसिड 2 आना चाहिए था सी सी जी की वजह से, पर यहाँ पे सी जी जी हो गया, तो इसके वजह से मे भी ऐसा हो रहा है, अमाइनो एसिड कोई नया आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं अमाइनो एसिड 4। अब ये एक ऐसी पेप्टाइड बन गई है जो यूनिक है पहले पेप्टाइड से, यूनिक है पहले पेप्टाइड से, जो कि एक नया कैरेक्टर एग्जिबिट करा सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, जिसमें जिसमें नया कैरेक्टर होगा, और शायद वो कैरेक्टर एबनॉर्मल हो सकता है, दैट कुड बी पर्टिकुलरली डेंजरस टू द इंडिविजुअल। जैसे कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हम कहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज इन केस ऑफ, देखो दैट इज इन केस ऑफ योर सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में ऐसा ही एक पॉइंट म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन होगा, जिसमें देखो ध्यान देना, जिसमें हमारा यूजुअली जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन के, उसमें जो 6th अमाइनो एसिड होता है, 6th अमाइनो एसिड जो था ग्लूटामिक एसिड, क्या बोला मैंने, ग्लूटामिक एसिड, दैट गॉट सब्स्टिट्यूटेड by valine, by whom, valine, and it has produced an abnormal hemoglobin, and that abnormal hemoglobin has resulted into a disease that is sickle cell anemia, और ये डेडलियर डिजीज होता है, तो पर्सन को डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, सो देखो एक पॉइंट म्यूटेशन, बस एक। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना है हमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट म्यूटेशन ने कोडॉन का रीडिंग शिफ्ट नहीं किया, ये पहला कोडॉन अमाइनो एसिड 1, दूसरा अमाइनो एसिड 2, तीसरा अमाइनो एसिड 3, देखो शिफ्ट नहीं हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम शिफ्ट नहीं होती इसमें, कोई भी कोडॉन शिफ्ट नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं है, यानी कि बस एक स्पेसिफिक कोडॉन सीक्वेंस में चेंज आया, जिसके वजह से बस एक अमाइनो एसिड चेंज होगा, पूरा सीक्वेंस नहीं, पूरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा, बस एक अमाइनो एसिड चेंज हो सकता है। मैं सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक गूगल हाइपोथेसिस होता है जिसमें कभी कभी कुछ बेस चेंज भी हो गया ना, वो रीड ही नहीं हो रहा, वो कोडॉन में का वो बेस रीड नहीं हो रहा, तो वो मे बी रिजल्ट नहीं करेगा इन एनी इशू, समझ में आ रहा है। और अदरवाइज अगर हो भी गया तो ऐसा मेजर इशू हो सकता है। सो दैट वाज योर पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। अब दूसरा बात करते हैं, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बात करते हैं अभी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो तो अभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नाम में समझ में आ रहा है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिसमें शिफ्ट हो रहा है कुछ। सो फ्रेम शिफ्ट
म्यूटेशन। देखो कुछ इतना मुश्किल तो है नहीं, इसमें कुछ समझने लायक है, मजेदार चीज है। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक सीक्वेंस, रैंडम सा सीक्वेंस ले लेते हैं। देखो ध्यान देना, तो इधर हमने क्या ले लिया, कुछ भी सीक्वेंस ले लेते हैं, ए टी टी, ए टी टी, वापिस ए ले लिया, फिर जी ले लिया, सी ए जी 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 सी सी, ठीक है। अभी हमारी क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। इसका ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। देखो पहले नॉर्मल क्या होता है वो समझना होता है हमेशा। नॉर्मल क्या, अभी टीआरएनए बनाएगा तो ए के लिए क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री यू हो गया, टी के लिए ए। अच्छा ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप कोडन आ जाएगा, स्टॉप कोडन आ गया तो आगे तो प्रोसेस जाएगी नहीं। इधर कुछ और ले लेते हैं, इधर वापस ए ले लेते हैं, ठीक है। इधर वापस ए ले लिया। सो ए के लिए यहाँ पे क्या आ गया, यू, क्या आ गया यू, वापस यू सी जी सी, नहीं जी के लिए ये हो गया, ए के लिए वापस क्या आ जाएगा यू, क्या आ जाएगा यहाँ पे यू, ये हो गया सी 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 जी, और आगे क्या हो गया जी, ठीक है। अब इसका कोडॉन रीड करेंगे तो ये पहला कोडॉन, ये दूसरा कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन, ये चौथा कोडॉन, ठीक है। तो इसके वजह से अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 है ना, अमाइनो एसिड 4, और इनकी एक चेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, चेन, ठीक है। ये सही है। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, दो कॉज हो सकता है। पहला है एडिशन ऑफ एनी बेस पेयर इन बिटवीन कुड लीड टू एबनॉर्मल रीडिंग, और दूसरा क्या है, डिलीशन ऑफ एनी बेस पेयर माइट आल्सो लीड इनटू शिफ्ट ऑफ द रीडिंग, ठीक है। एडिशन और डिलीशन। सो क्या करते हैं, पहला है ना एडिशन का समझते हैं पार्ट, किस चीज का समझता है, एडिशन का। सो एडिशन में अभी क्या कर रहा हूँ, किसी एक अलग बेस पेयर का हम एडिशन यहाँ पे कर देते हैं। लाइकवाइज लेट्स से इन यहाँ पे मैंने इसके बीच में मैंने ऐड कर दिया जी सी पेयर, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, जी सी पेयर। अब जी सी पेयर ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा नया डीएनए सीक्वेंस बन रहा है, दैट इज ए टी ए जी सी जी ए जी जी, वापिस एक और जी है और सी सी, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए बनेगा। देखो एमआरएनए बन रहा है, ए के लिए यू आ गया, टी के लिए ए यू यू, फिर क्या होगा सी, फिर जी के लिए आ गया वापस सी यू सी 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 जी एंड देन अगेन जी। अब ध्यान देना, हम रीड करेंगे कोडॉन, पहला कोडॉन ये हो गया, पहले कोडॉन के देखो वैसे ही है, यू ए यू, दूसरा इधर भी यू ए यू है, इधर यूसीजी है, यहाँ पे भी यूसीजी है। अब इश्यू चालू हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया था ये वाला बेस, कौन सा वाला, ये वाला बेस ऐड कर रखा था। अब रीडिंग देखो शिफ्ट हो गई, सीयूसी आ रहा है, यहाँ पे क्या था, यूसीसी था, सीयूसी की जगह भी क्या आ गया, यूसीसी, और आगे फिर सीसीजी, यहाँ पे क्या था, सीजीजी, यहाँ पे क्या था, सीजीजी, और ये वाला जो हमारा इधर का आखिरी जो कोडॉन, आखिरी जो नाइट्रोजन बेस था वो अगले इसमें शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है बहुत कि ये जो जी ऐड कर रखा था हमने, उसके वजह से ये हमारा बेस आगे ऐड हो गया, और इसके वजह से इसके आगे का सीक्वेंस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट। और फिर देखो यू ए यू के वजह से अमाइनो एसिड 1 आएगा, डेफिनेटली वही आ रहा है, यूसीजी के वजह से अमाइनो एसिड 2 आएगा, डेफिनेटली करेक्ट है। बट अब ये सी यू सी के वजह से लेट से अमाइनो एसिड 5 आ रहा है, सीसीजी की वजह से लेट से अमाइनो एसिड 6 आ रहा है, और ऐसे ऐसे आगे का पूरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या हो सकता है, चेंज, क्या हो सकता है, चेंज। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट हुआ एडिशन की वजह से। वैसे ही अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया होता, इसमें से डिलीट कर दिया होता तो फिर वापस फ्रेम क्या होगी, पास में शिफ्ट होगी, और जहां पे म्यूटेशन हुआ है उसके आगे का सीक्वेंस पूरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज। एम आई क्लियर। जहां पे नहीं हुआ उसके, जहां पे हुआ उसके पहले का अभी भी अमाइनो एसिड सेम है, देखो 1 2 1 2, बस चेंज का हुआ 3 से आगे चेंज हो, मतलब यहाँ पे चेंज आया था, यहाँ पे चेंज आया था, उसके वजह से आगे का क्या सीक्वेंस क्या हो गया, अमाइनो एसिड का चेंज। एम आई क्लियर। आई थिंक ये पार्ट आप लोगों को समझ गया होगा। सो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बात कर ली। नाउ we'll talk about before going towards the translation process genetic code। देखो हमने क्या क्या बात की अब तक, हमने डीएनए के बारे में बात किया, डिस्कवरी कैसे हुआ उसके बारे में बात किया, फिर हमने बात किया वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलियोड मैकार्टीज एक्सपेरिमेंट,
उसके बाद हमने बात किया हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, फिर डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, उसके टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हमने बात की, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में भी। उसके बाद हमने बात किया देन वी टॉक्ड अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद हमने जेनेटिक कोड के बारे में बात किया। बट एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा का फाइनल प्रोडक्ट क्या बताया गया हमें, क्या बताया गया, दैट इज प्रोटीन बनाना है। सो प्रोटीन बनाने के लिए हमें ट्रांसलेशन करना होता है। ट्रांसलेशन में जो अमाइनो एसिड इतना हम बोल रहे हैं ना, कोडॉन अमाइनो एसिड स्पेसिफाई कर रहा है, कोडॉन अमाइनो एसिड स्पेसिफाई कर रहा है, ये अमाइनो एसिड ला के कौन देगा, और ये प्रोसेस हो कहाँ रही है। सो ये प्रोसेस सबसे पहले तो ध्यान में रखना राइबोसोम पे हो रही है, बिकॉज राइबोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। बट यहाँ पे इस प्रोटीन फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो है, देखो प्रोडक्ट प्रोटीन है, प्रोडक्ट क्या प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं पेप्टाइड चेन। पर ये लाके देने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, इट इज टीआरएनए। कौन इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए। सो हम टीआरएनए के बारे में बात करेंगे, देखो ध्यान दो। टीआरएनए इज द एडाप्टर मॉलिक्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। क्या बोला मैंने इसे, ट्रांसफर और एडाप्टर, एडाप्टर आरएनए। क्या बोला मैंने इसको, ट्रांसफर और या फिर एडाप्टर आरएनए। अब ये जो होता है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट वाइज आरएनए, तीन प्रकार के आरएनए हमें मिलता है हमारे सेल्स में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मॉलिक्यूलर वेट वाइज ये सबसे छोटा होगा, ये हार्डली कुछ बेस पेयर्स का बना होता है, बेसिस का बना होता है, पेयर नहीं बोल सकते, बेसिस का बना होता है। अब ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हुम, अमाइनो एसिड्स। किसके किसके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अमाइनो एसिड। अब जब ये वर्क कर रहा है तो कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए थे, टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स कुछ एक्सप्लेन किए गए थे। तो इसमें टीआरएनए के दो मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए। एक होता है जिसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, क्या बोला मैंने, क्लोवर लीफ मॉडल, जो 2 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और एक होता है हमारा हेयरपिन मॉडल, हेयरपिन मॉडल जो हमें 3 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, सो हम दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्लोवर लीफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, क्लोवर लीफ। ठीक है, सो ध्यान देना। सो जब हम बोल रहे हैं क्लोवर लीफ मॉडल, क्या बोल रहे हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, ये मॉडल किसने एक्सप्लेन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, तो उनका साइंटिस्ट का नाम था हॉले। अब ये मुश्किल हो जाता क्योंकि हेयरपिन मॉडल हॉगलैंड ने दिया, क्लोवर लीफ मॉडल होले ने दिया। तो अब याद कैसे करना है, तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन, मेडिकल प्रिपरेशन के बारे में, मेडिकल प्रिपरेशन में बिजी था, तब मुझे याद है मैंने कैसे याद किया था, मैं ऐसा बैठा था, कैसे याद करूँ, तो मैं बोलते गया होले 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 होले, एंड सडनली आई स्टार्टेड सिंगिंग दिस सॉन्ग, वो होले होले से हवा चलती है। एंड वो हवा चलती है, वो ध्यान में आया और मेरे दिमाग में आया कि पत्ते हिलते, होले, हवा चलने से पत्ते हिलते हैं। सो होले होले से हवा चलती है, हवा से पत्ते हिलते हैं, सो लीफ। तो ये याद हो गया। अब बचा क्या फिर, हॉगलैंड, इजी हो गया मेरे लिए। तो हेयरपिन मॉडल हॉगलैंड ने दे दिया और होले ने क्लोवर लीफ मॉडल दे दिया। ठीक है, ये भी सही है। अब जब हम क्लोवर लीफ मॉडल याद कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान देना कि इसमें एक यूनिक बाइंडिंग प्रोसेस होती है जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, और उसमें से कुछ लूप्स मिलते हैं। क्या मिलता है, लूप्स। देखो ध्यान देना, क्या मिलेंगे, लूप्स मिलते हैं। सो अब ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, ये उसका 5' एंड है, ये उसका 3' एंड है, दैट इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड शुरू होता है टीआरएनए का जी से, दैट इज गुआनोसिन से। किससे शुरू हो रहा है, जी से। एंड 3' एंड एंड्स विद CCA। किससे एंड हो रहा है, CCA से। ठीक है, फाइन। अब ये जो लूप्स है, इन लूप्स का नाम क्या है, इस लूप को हम बोलते हैं टी साई सी लूप। उसमें ये साई जो है ना, एक यूनिक यू शुड से यूनिक नाइट्रोजन बेस है, जिसको हम बोलते हैं सूडो यूरिडिन। क्या बोल दिया मैंने इसको, सूडो यूरिडिन। इस लूप का नाम है टी साई सी लूप। क्या बोल दिया, टी साई सी लूप, और ये सूडो यूरिडिन है। इस सूडो यूरिडिन वाले लूप का क्या काम होता है, क्या काम होता है, तो ये राइबोसोम, देखो ध्यान देना, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है। क्या प्रोवाइड कर रहा है वो, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। बट ऑब्वियस जब वो ट्रांसलेशन के लिए जाने वाला होगा अमीनो एसिड को कैरी करते हुए, तो उसको पता तो चलना चाहिए राइबोसोम है, इसी राइबोसोम के लिए जाके चिपकना है। तो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है इस लूप से। उसके बाद ये हमारा लूप है, दैट इज पर्टिकुलरली डी लूप। क्या बोलते हैं, डी लूप या फिर DHU लूप बोलते हैं। क्या इसे बोलते हैं हम, DHU लूप। क्या बोलते हैं हमने इसे, DHU लूप। अब इसको DHU लूप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें भी एक यूनिक हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिलेगा, दैट इज डाई हाइड्रो
डाईहाइड्रोयूरिडिन। देखो एग्जाम में ना तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में, डाईहाइड्रोक्सीयूरिडिन, डाईहाइड्रोयूरिडिन। सो हमें पता होना चाहिए इट इज डाईहाइड्रोयूरिडिन। इसका क्या काम होता है, वो जो एंजाइम है अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज, अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो इसको हमारे व्हाट डू वी से टीआरएनए पे ये बाइंड करा के देगा, अमाइनो एसिड बाइंड करा के देने वाली एंजाइम ये है, उसके लिए ये रिकॉग्निशन साइट है, अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज रिकॉग्निशन साइट। कौन है, डीएचयू लूप। अब ये लूप बने क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें है ना बेस पेयरिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, बेस पेयरिंग मिलेगी, और इसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग, इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग बोल रहे हैं। पर वो आया क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यस डेफिनेटली। और इसमें आरएनए है, तो बेस पेयरिंग किसकी होगी, जी बेस पेयर करेगा डेफिनेटली विद सी, और ए बेस पेयर करेगा अब डेफिनेटली विद यू। यू क्यों, आरएनए, और क्या आरएनए में होगा ना, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो लूप है ना, ये वेरिएबल लूप है, जिसमें सीक्वेंस वैरी करते हुए मिलता है। जो टीआरएनए वेरिएबल बन रहा है इस वेरिएबल लूप से बन रहा है, और ये आखिरी लूप होता है, इसको बोलते हैं हम एंटी कोडॉन लूप। क्या बोलते हैं इसको, एंटी कोडॉन लूप। और ये एंटी कोडॉन लूप किस चीज के काम आता है, एंटी कोडॉन लूप किस चीज का काम आ रहा है, तो ये हमारा जो एमआरएनए के ऊपर का जो सीक्वेंस है कोडॉन्स का, उसको रीड करने के लिए काम आता है। किसका, किसके लिए आता है, एंटी कोडॉन्स को रीड करने के लिए। क्लियर है, आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा अमाइनो एसिड बाइंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 3' एंड है, सीसीए एंड, इस पे हमारा बाइंड होता है अमाइनो एसिड। कहाँ पे होगा, 3' एंड, ये एमसीक्यू के लिए आ चुका है पहले। सो याद रखना, ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल है, दैट इज टीआरएनए। किसने एक्सप्लेन किया था, हॉले ने। कौन सा वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, क्लोवरलीफ मॉडल, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फॉर ट्रांसलेशन। ये समझ में आ गया, देखो तीनों के काम, तीनों लूप्स के काम समझ गए। अब दूसरा मॉडल जो दिया गया था, दैट इज 3 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन फॉर द टीआरएनए, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, यहाँ पे क्या मिलेगा, CCA, और यहाँ पे तुम्हें अटैच होगा अमाइनो एसिड। इधर भी हमें क्या मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर बाइंडिंग मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हो गया हमारा एंटी कोडॉन लूप। क्या हो गया, एंटी कोडॉन लूप। और ये क्या करेगा, एमआरएनए के ऊपर का एंटी कोडॉन रीड करने के लिए हेल्प करेगा। किसने एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर, ओगलैंड, इसने एक्सप्लेन किया था, ओगलैंड। एम आई क्लियर, चलो सही है, ये भी समझ गए। देखो जो डायग्राम दे रखा है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला कौन सा डायग्राम है, सामने देख सकते हो, दैट इज ये हमारा क्लोवरलीफ मॉडल है। क्या ये क्लोवरलीफ मॉडल, और ये हमारा कौन सा वाला है, हेयर पिन मॉडल है। सो हमारे सामने दोनों भी है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एंटी कोडॉन लूप देखो, जो एमआरएनए है उसके ऊपर का सीक्वेंस रीड करने के लिए ट्राई कर रहा है। सही, फाइन, ओके। सो अब हम टू द मेन पॉइंट आ रहे हैं अब इस लेक्चर के, दैट इज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, उसका एक डेफिनेशन है, पहले वो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बता रही है। सो ट्रांसलेशन दैट इज नथिंग बट प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन कम्स कि कहाँ पे हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, हमें पहले ही रखी है हमने, राइबोसोम पे हो रहा है। कहाँ पे होगा, राइबोसोम, ठीक है। अगर राइबोसोम पे प्रोसेस हो रही है तो ध्यान देना क्या क्या होगा। सो देखो, ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म इन विच कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए पे कोडॉन्स होता है, हमें पता वही वही होंगे ना जेनेटिक कोड, जिसको हम क्रिप्टोग्राम बोल रहे हैं, क्रिप्टोग्राम नॉट गैम। क्रिप्टोग्राम यानी कि एक सब किंगडम हो गया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। क्रिप्टोग्राम यानी कि क्या, एक सब किंगडम है प्लांट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्रिप्टोग्राम है, दैट इज कोडॉन्स, कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए आर ट्रांसलेटेड एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन अ सीक्वेंस फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। यानी कि ये कोडॉन है जो पॉलीपेप्टाइड में, ये कोडॉन्स होता है जो पॉलीपेप्टाइड में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिसाइड करने वाले होता है कोडॉन, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, बट ऑफ द प्रोटीन फैक्टर दैट इज राइबोसोम। अब ये हमें ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, प्री रिक्विजिट्स, लेट्स टॉक अबाउट द प्री रिक्विजिट्स ऑफ ट्रांसलेशन। बट ऑब्वियसली अमीनो एसिड चाहिए होंगे, क्योंकि हम वही तो क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइज करके क्या बना रहे हैं, एक लंबी चेन बना रहे हैं अमीनो एसिड की, जिसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। फिर क्या, एमआरएनए चाहिए होगा, बट ऑब्वियस कोडॉन किसका रीड करे, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए होंगे। क्यों, क्यों चाहिए होंगे, अमीनो एसिड लेके आने के लिए,
राइबोसोम चाहिए, लोकेशन तो होनी चाहिए। देखो एक ट्रांसलेशन को ना हम खाना बनाने की तरह सोच सकते हैं, खाना बनाने की तरह कि देखो खाना बनाने के लिए किचन चाहिए, किचन क्या है, राइबोसोम। खाना लेके आना यानी कि रॉ मटेरियल लेके आने के लिए कौन चाहिए, कोई तो डिलीवरी बॉय चाहिए, टीआरएनए है। अब खाना बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, एमआरएनए के पास होती है। किसके पास, एमआरएनए के पास। अब थोड़ी ताकत भी तो चाहिए, नया खाना बनाने के लिए ताकत भी तो चाहिए, तो एटीपी की जरूरत पड़ने वाली है। Mg2+ आयन इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे उसका क्या काम है। कुछ एंजाइम्स होंगी, मतलब इक्विपमेंट्स ही चाहिए, इक्विपमेंट्स ही चाहिए होंगे, बर्तन हो गए, कुछ हो गए, वो बनाने के लिए चीजें चाहिए होती है, और उसके बिना, एंजाइम्स के बिना तो होने से रही। फिर अब इसमें कुछ प्रोसेस के बारे में बात करें, कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स होता है, कुछ ट्रांसलोकेशन फैक्टर्स होता है, और कुछ रिलीज फैक्टर्स होता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, इलोंगेशन फैक्टर्स होता है, ट्रांसलोकेशन फैक्टर्स एंड रिलीज फैक्टर्स। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन को। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। सबसे पहला बोल रहे इनिशिएशन। क्या बोल रहे, इनिशिएशन, दैट इज शुरुआत। इलोंगेशन, जिसमें पॉलीपेप्टाइड अभी लंबी होती जाएगी। एंड फाइनली टर्मिनेशन, जिसमें वो प्रोसेस जाके रुक रही है। ठीक है, प्रोसेस जाके रुक रही है। बट ये सब करने से पहले हमें क्या जरूरत होती है, अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसमें टीआरएनए को हम बाइंड करेंगे। टीआरएनए को हम बाइंड करेंगे किसके साथ, अमीनो एसिड के साथ, क्योंकि वही तो लेके जा रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो ध्यान देना, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। ये क्या है, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे एटीपी के साथ, मतलब एटीपी को यूज करेंगे, और वो अमाइनो एसिड के साथ हम एनर्जी दे देते हैं। सो नाउ अमाइनो एसिड will carry high energy phosphates with it। देखो एक इन जनरल बता रहा हूँ, इतना डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है। वो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स क्या कैरी करेगा। और फिर जब हमारा टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए अमाइनो एसिड के साथ लाया जाता है, किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ लाया जाता है, जो क्या कैरी कर रहा है, एक एनर्जी बॉन्ड कैरी कर रहा है। वहां पे हमारी एंजाइम आएगी वर्क फंक्शन में, दैट इज अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करेगी, अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगी, टीआरएनए को एक साइड से लेगी, हाईली एनर्जाइज्ड अमाइनो एसिड को एक साइड से लेगी, उन दोनों को बाइंड कर देगी, उन दोनों को बाइंड कर देगी। फॉस्फेट रिलीज हो गया, और क्या बन गया हमारा, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। सो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स हम बना के रखेंगे। कहाँ पे बना के रखेंगे, साइटोप्लाज्म में, बिकॉज बहुत ऑब्वियस ना, ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है, कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में, बिकॉज साइटोप्लाज्म में क्या मिल रहा है, राइबोसोम। क्या मिल रहा है, राइबोसोम। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या हमारा, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस बना के रखना। अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस हमने बना के रख दिए। चलो ये भी सही है। अब शुरू करते हैं इनिशिएशन प्रोसेस। क्या शुरू कर रहे हैं, इनिशिएशन प्रोसेस। होल्ड अ सेकंड। चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम इनिशिएशन शुरू करेंगे। अभी इनिशिएशन में क्या होता है, देखो राइबोसोम, सबसे पहले राइबोसोम्स जुड़ने वाले हैं किसके साथ, एमआरएनए टीआरएनए लोग के साथ। तो सबसे पहला हमारा आएगा, देखो ध्यान देना, ये आएगा स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। सो सबसे पहला आएगा स्मॉलर सब यूनिट। अब ये प्रोकैरियोट का होगा तो हमें पता है क्या आना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी 30s, और यूकैरियोट का होगा तो क्या आना चाहिए, 40s। चलो ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब ये स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हमारे एमआरएनए के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, एमआरएनए के साथ। तो हमने बोल दिया एमआरएनए, ये उसका 5' एंड है, ये उसका 3' एंड है। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी वो इस प्रकार से होगी कि यहाँ पे हमारा है ना, एम आर राइबोसोम पे है ना 3 रीजन स्प्लिट होता है। कितने रीजन स्प्लिट होता है, 3। क्यों, तो उसमें पर्टिकुलरली देख लेना क्या क्या साइट्स है। सबसे पहला होता है हमारा ए साइट, फिर होता है पी साइट, और तीसरा होता है ई साइट। ए इज अमाइनो एसाइल साइट, पी इज पेप्टाइड साइट, और ई होता है एग्जिट साइट। सो ए क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया अमाइनो एसाइल साइट, पी हो गया पेप्टाइड साइट, और ई हो गया एग्जिट साइट। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, वो अरेंज ऐसा क्यों हो रहा है, अरेंज बहुत स्पेसिफिक हो, इसमें कुछ तो एमआरएनए का सीक्वेंस ले लेते हैं।
AAA, AUG, GGG, इधर रैंडम कुछ भी लिख लो, CCC, वापस AAA, और मैंने आखिर में लिख दिया UAG। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारा अरेंजमेंट ऐसा होगा कि सबसे पहला जो AUG होता है, जिसे हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, AUG को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन, वो हमारा P साइट पे ओवरलैप होगा। कहाँ पे ओवरलैप होगा, P साइट पे। तो AUG के पहले का जो भी सीक्वेंस होगा वो अनट्रांसलेटेड रीजन में चला जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ आगे सीक्वेंस ले लेते हैं, कुछ GGG ले लिया मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वाला जो साइट हो गया वो क्या हो गया, हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पे UAG जो क्या है हमारा स्टॉप कोडन, उसके बाद का भी क्या हो गया, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो भी बात करेंगे हम। अब सबसे पहले P साइट पे हमारा AUG ओवरलैप हो गया। अब हमारा क्या आएगा, दूसरा पार्ट आएगा राइबोसोम वाला, दैट इज गोइंग टू बी योर लार्जर सबयूनिट। क्या आ गया, लार्जर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट आ गया। अब इन दोनों को बाइंड करने के लिए इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन प्रोसेस में तुम्हारा स्मॉलर सबयूनिट mRNA की ओवरलैप हो जाने के बाद लार्जर सबयूनिट जब लग रहा है, उन दोनों को, लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट को साथ में जोड़े रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, Mg2+ की, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन दोनों को होल्ड करने के लिए साथ में हमें क्या चाहिए, Mg2+। ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये डेफिनेटली आ सकता है। अब क्या होगा, अब इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, हमारा इनिशिएशन कोडॉन बनते हुए, इनिशिएशन कोडॉन जब ओवरलैप हो रहा है P साइट पे, सबसे पहले P साइट पे देखो, यूजुअली जो हमारा अमाइनो एसिड 1 tRNA कॉम्प्लेक्स होता है, अमाइनो एसिड 1 tRNA कॉम्प्लेक्स, वो क्या लेके आएगा, कौन सा अमाइनो एसिड लेके आएगा, तो हमें पता है अगर वो यू कैरियोट है तो कौन सा अमाइनो एसिड ला रहा है, मेथियोनिन। क्या ला रहा है, मेथियोनिन। ये जेनेटिक कोड में हमने बात कर रखी है। AUG जो कोडॉन है वो किसको स्पेसिफाई करता है, AUG कोडॉन किसको स्पेसिफाई करता है, वो स्पेसिफाई करेगा मेथियोनिन को। अगर वो प्रोकैरियोट है, ये एंट्रेंस के लिए पूछ सकते हैं फिर से, अगर वो प्रोकैरियोट है तो वो स्पेसिफाई करेगा N फॉर्माइल मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन का डेरिवेटिव है, यूकैरियोट में क्या होगा मेथियोनिन, प्रोकैरियोट्स में क्या होना चाहिए, N फॉर्माइल मेथियोनिन। क्लियर है, अब ध्यान देना। सो यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था, क्या आया, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आया, फिर mRNA लगा, फिर तुम्हारा अमाइनो एसिड 1 tRNA कॉम्प्लेक्स आ रहा है, अमाइनो एसिड 1 tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो क्या करेगा, एक एंटीकोडॉन लूप से रीड करना चाहेगा। अब कैसे रीड करेगा, AUG को, तुम बताओ AUG को अगर रीड करना है, तो हमारे पास एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए, UAC। सो AUG को कॉम्प्लीमेंट्री रूल से UAC एंटीकोडॉन, AUG कोडॉन है, UAC एंटीकोडॉन है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से रीड करेंगे, और हमारा ये जो tRNA है क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड 1, एंड दैट इज गोइंग टू बी मेथियोनिन। क्या लेके आएगा, मेथियोनिन। एंड फिर फाइनली हमारा लार्जर सबयूनिट जुड़ जाएगा, और P साइड पे हमारा tRNA कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आया है, और वो वहां पे अटैच हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स। अब आगे क्या होगा, अभी इनिशिएशन के बाद ये हमारा कॉम्प्लेक्स हमें दिमाग में रखना है, और हमें नेक्स्ट बात करनी है किसके बारे में, ट्रांसलेशन में इलोंगेशन के बारे में बात करना है। देखो, तो ये हमारा जैसा वैसा सीक्वेंस हमें याद यूज करना है। सो विल स्टार्ट टू यूज दैट सीक्वेंस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख लेता हूँ। क्या था, पहला ए सीक्वेंस था, फिर दूसरा क्या था हमारा ए, फिर क्या हो गया ए, फिर AUG, फिर उसके बाद क्या था GGG CCC A, GGG CCC, फिर क्या आ गया A। उसके बाद क्या था UAG, उसके बाद था UAG, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया था, GGG लिख दिया था। ठीक है, ये 5' एंड है, हमारा 3' एंड है। अब ओवरलैपिंग देखो कैसी थी शुरुआत में, ओवरलैपिंग कैसी थी, जब हम देख रहे थे हमारा ओवरलैपिंग में ये हमारा लार्जर सब यूनिट था, ठीक है, ये स्मॉलर सब यूनिट था, और यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन डिवाइडेड थे। क्या था, 3 रीजन। अब सबसे पहला हमारा अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स आया था,
कि UAC से रीड कर रहा है, UAC से रीड कर लिया उसने, और क्या लेके आया था, मेथियोनिन। क्या लेके आया था, मेथियोनिन। अब जो हमारा दूसरा टीआरएनए कॉम्प्लेक्स होगा वो कहाँ पे इंटर कर रहा है, देखो पहला टीआरएनए कॉम्प्लेक्स सीधा कहाँ पे इंटर किया, एट द पी साइड, एट द पी साइड। अब इसके बाद के सारे कहाँ से इंटर करेंगे, ए साइड से इंटर करेंगे। सो दूसरा अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या आया यहाँ पे। अब वो क्या रीड करेगा, जी को रीड करेगा, किसको रीड करेगा, जी, जो क्या होगा, कैसे रीड करेगा, सी। अब ये वाला जो जी कोडॉन है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, ग्लाइसिन को स्पेसिफाई करता है। किसको स्पेसिफाई करता है, ग्लाइसिन को। किसको स्पेसिफाई कर रहा है, ग्लाइसिन। ठीक है, अब ये ग्लाइसिन को स्पेसिफाई करेगा। अब क्या होगा, ये इलोंगेशन प्रोसेस। अब क्या होगा, इलोंगेशन प्रोसेस। सो इलोंगेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलोंगेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारी जो एक एंजाइम है दैट इज नोन एज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड स्टैब्लिश करने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, बट ऑब्वियस अमीनो एसिड के बीच में बनेगा। सो यहाँ पे देखो ध्यान देना, मेथियोनिन और ग्लाइसिन के बीच में, किसके बीच में, मेथियोनिन और ग्लाइसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो किसने बनाया ये बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड था, ये स्टैब्लिश हो गया। किसने बनाया, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम ने बनाया। ठीक है, अब ये बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, अगली स्टेप में हमारा ये कोडॉन के साथ का जो लिंक है, ये कोडॉन के साथ वाला जो लिंक है, ये मेथियोनिन का ये कोडॉन के साथ वाला लिंक टूट जाएगा। देखो ध्यान दो, मैंने तोड़ दिया, देख रहा, ये हमारा इसके साथ का लिंक टूट गया। और अब हो गया इस टीआरएनए पे ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन को जुड़ा हुआ मिथियोनिन है। अब ये पूरा का पूरा सीन शिफ्ट होने वाला है। ये पूरा का पूरा सीन क्या होगा, शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होता है, एमआरएनए शिफ्ट होगा कि राइबोसोम शिफ्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हमेशा याद रखना इट इज राइबोसोम, इट इज राइबोसोम दैट मूव्स ओवर, इट इज द राइबोसोम दैट मूव्स ओवर द एमआरएनए। कौन मूव कर रहा है, राइबोसोम। और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं मैंने, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम होगा। सो अब कैसे शिफ्ट होगा, अब कैसे शिफ्ट होगा, बस एक कोडॉन हमेशा शिफ्ट होता है वो आगे। अब क्या हो जाएगा फिर उसके वजह से, AUG हमारा ई साइड पे आ जाएगा, GGG हमारा पी साइड पे आ जाएगा, और CCC हमारा ए साइड पे आ जाएगा। ठीक है, सो जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा आगे के जो कोडॉन है उसके लिए हम जेनेटिक कोड वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। देखो तो चार्ट तुम लोग को याद होगा, देखो ये वाला चार्ट इसके अकॉर्डिंग रीड हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग रीड हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, देखो हमारे पास CCC है, ये CCC किस चीज के लिए स्पेसिफाई कर रहा था, प्रोलीन। आगे CCC भी देखना, वापिस AA भी देखना है हमें, AA के किस लिए, लाइसिन के लिए। ठीक है, CCC प्रोलीन के लिए, AA लाइसिन के लिए। ये चार्ट जेनेटिक कोड का किसने डिसाइफर किया था, किसने डिसाइफर किया था, हमें याद है, हरगोबिंद खुराना थे, फिर सेवेरो ओकोवा और निरेनबर्ग, इन लोगों ने मिलके ये किया था। तो देखो हमारा ये सीक्वेंस था। अब CCC है, AA फिर UAG, फिर क्या होगा, राइबोसोम आगे शिफ्ट किया, राइबोसोम आगे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद वापस वही कर रहा है, सीक्वेंस फिर से लिखेंगे। क्या था पहले, AA सीक्वेंस था शायद, है ना, पहला AA शिफ्ट सीक्वेंस था, फिर क्या था, AUG, फिर क्या था, GGG, फिर क्या था, अब क्या वापस CCC, वापस क्या, CCC, इसके आगे था AAA, फिर क्या था, UAG, और उसके बाद था GGG। ठीक है, डन। अब हमारा ओवरलैपिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होने वाला है, अब ध्यान से देखना। यह हमारा स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, उसके ऊपर हमारा ये लार्जर सब यूनिट है, और साइड की स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है पर कोडॉन। तो हमको पता था पिछले केस में ई साइड पे AA कोडॉन था, पी साइड पे AUG था, और ए साइड पे GGG था। बट अब ऐसा हो गया, टीआरएनए ये पूरा राइबोसोम शिफ्ट होने की वजह से ये टीआरएनए एम्प्टी था जो UAC से रीड कर रहा था। ये टीआरएनए, अब ये टीआरएनए जिसपे पहले क्या आएगा, ग्लाइसिन था, और इसका मेथियोनिन था, क्या था, मेथियोनिन। ठीक है, अब ये कैसे रीड हुआ था, C से रीड हुआ था। अब एक नया टीआरएनए आएगा, अब एक नया टीआरएनए आ गया, नया टीआरएनए आ गया,
जो कि क्या कर रहा है, कैरी कैसे रीड करेगा, जी 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 एंटी कोडॉन से रीड करेगा। और क्या कैरी कर रहा है, हमने जैसे कि उसमें चार्ट में देख लिया, प्रोलीन क्या कैरी कर रहा था, प्रोलीन। अब वही होगा फिर से, ग्लाइसिन और प्रोलीन बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये, यहाँ से क्या करेगा, खुद को डिटैच करेगा, कौन, ग्लाइसिन। यहाँ से उसको क्या कर लिया हमने, डिटैच, पहले टीआरएनए से डिटैच कर लिया। डिटैच करने के बाद क्या हो गया, वापस ये शिफ्ट होगा, क्या होगा, ये शिफ्ट होने वाला है। और शिफ्ट होने की वजह से फिर क्या आ जाएगा, ये टीआरएनए बाहर, ये टीआरएनए यहाँ पे, ये टीआरएनए यहाँ पे, और एक नया टीआरएनए इंटर करेगा, नया टीआरएनए इंटर करेगा। अब ए के लिए कौन सा टी एमआरएन अमाइनो एसिड होगा, हमने जैसे कि पढ़ रखा है, लाइसिन। तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा, कौन, ये यहाँ पे आके बैठेगा, ये बाहर चला जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, और बाहर से दूसरा टीआरएनए इधर आ जाएगा। अब आखिर में जब टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, तो वो बात कर लेता है अभी। टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, देखो सबसे पहले टर्मिनेशन प्रोसेस कब होगी, जब हमारा टर्मिनेशन कोडॉन, कौन सा, टर्मिनेशन, या फिर हम उसको नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन, वो आएगा किसमें, सीक्वेंस में। तो जैसे कि यहाँ पे यूएजी, ये एक टर्मिनेशन कोडॉन है, तीन होता है ना टर्मिनेशन कोडॉन, एक होता है यूएजी, दूसरा क्या हो गया यूजीए, और तीसरा क्या होता है यूए। यूएजी इज कॉल्ड एज एम्बर, यूजीए इज कॉल्ड एज ओपल, एंड यूए इज कॉल्ड एज ओकरे। जब ये आते हैं ना एमआरएनए के सीक्वेंस में, उसके लिए टीआरएनए अवेलेबल नहीं है, टीआरएनए अवेलेबल नहीं है। अगर टीआरएनए अवेलेबल नहीं है तो फिर वो प्रोसेस राइबोसोम, वहां पे टीआरएनए आएगा, कोई राइबोसोम में टीआरएनए आएगा, नहीं आएगा। और फिर नहीं आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि क्या हो गया, अब ट्रांसलेशन एंड हो गया। कैसे, कुछ टर्मिनेशन फैक्टर्स होता है, टर्मिनेशन फैक्टर्स होंगे, कुछ फैक्टर्स वहां पे वर्क करता है। जैसे कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में कभी दिया रखा था, RS1 एंड S2, ऐसे तीन प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो टर्मिनेशन का काम करेंगे, और क्या करेंगे, पूरी पेप्टाइड चेन सेपरेट कर देता है, दोनों राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, और एमआरएनए भी सेपरेट हो जाएगा, एंड दैट्स गोइंग टू एंड इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड चेन। समझ में आ गया, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो कोई समझो, हमारा एक होटल है, हम कोई होटल चला रहे हैं, और उस होटल में एक वेटिंग रूम है, एक वेटिंग रूम है, मेन एक ही टेबल है, और एक एग्जिट डोर है, ठीक है। अब समझो हमने सुबह सुबह होटल खोल लिया, सुबह सुबह होटल खोलने पे जो हमारा पहला पहला ग्राहक होगा वो कहाँ पे बैठेगा, सीधा टेबल पे आएगा और यहाँ आके ऑर्डर देगा ना, सीधा टेबल पे आएगा और ऑर्डर दे देगा, तो उसको पी साइट मिलेगी। सो जैसे कि हम बोल रहे थे इनिशिएशन कोडॉन में, इनिशिएशन कोडॉन जो होता है एयूजी, वो सीधा पी साइट पे क्यों ओवरलैप होगा, ये हमारा पी साइट यानी कि मेन टेबल है। तो पहला जो ग्राहक होगा दैट इज टीआरएनए, वो सीधा कहाँ पे आ गया, पी साइट पे आ गया। अब जो दूसरा ग्राहक होगा, जब तक पहले का खाना नहीं हो रहा, क्योंकि टेबल एक ही है, जब तक पहले का खाना नहीं हो रहा है, दूसरा वाला कहां पे रुकेगा, ए साइड पे, उसको वेटिंग रूम बोल सकता है। और जैसे ही पहले का खाना हो गया, पहला एग्जिट रूम में शिफ्ट हो गया, जो दूसरा था जो बाहर वेटिंग रूम में था वो पी साइड पे आ गया, यानी कि टेबल पे आ गया, और अब तीसरा ग्राहक क्या होगा, ए साइड पे वेटिंग एरिया में आ गया। समझ रहे हो, सो पहला जाएगा, तो पहला ग्राहक हमेशा ए पी साइड पे आता है, उसके बाद का हर ग्राहक वेटिंग दैट इज ए साइड से एंटर करेगा। और जब तक हमारा पर्टिकुलरली पी साइट वाला बाहर एग्जिट में नहीं चला जाता, तब तक ए साइट वाला पी पे नहीं आएगा और बाहर वाला ए साइट पे नहीं आएगा। फिर वैसे ही सीक्वेंस करते जाओ, कुछ चीजें बता दी एंजाइम जैसे इंपॉर्टेंट है, और वो मूवमेंट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, एंड दैट टर्मिनेशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये तीन जो नॉनसेंस कोडॉन है इनके लिए टीआरएनए अवेलेबल नहीं होता, तो उस वक्त फिर हमारे रिलीज फैक्टर्स, टर्मिनेशन फैक्टर्स या फिर रिलीज फैक्टर्स आएंगे, और वो क्या करवा लेंगे, एंडिंग ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस, एंडिंग ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। चलो, सो समझ गया होगा, थैंक यू, बाय।